हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो है ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया, आज उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। सपोज द इंडियन गवर्नमेंट्स पुट अ टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन? दोज हु विश टू import these toys would have to pay tax on this. Because of the tax, buyers will have to pay a higher price on imported toys. Chinese toys will no longer be as cheap in the Indian market and import from China will automatically reduce. Indian toy makers will prosper. देखिए, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का जो उदारीकरण है कि हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात और के एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लीजिए भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहेगा इन पर कर देना होगा। ठीक है, कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी और चीन के खिलौने अब भारतीय बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे। चीन से उनका जो आयात है वो कम हो जाएगा और जो है भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें tax on import is an example of trade barriers. It is called at barriers because some restriction has been set up. Governments can use trade barriers to increase or decrease regular foreign trades and to decide what kinds of goods and how much of each should come into country. यानी कि आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कुछ प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, सरकारी व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में बढ़ोतरी करने और देश में किसी प्रकार की वस्तु कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए ये निर्णय करने के लिए कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए। द इंडियन गवर्नमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशंस. इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s and 1960s and competition from import at that stage would not have allowed these industries to come up. Thus, India allowed imports of only essential items such as machinery, fertilizers, petroleum, etc. Not that all developed countries during the early stage of development having given protections to domestic producers through a variety. ठीक है, इसमें क्या बताया है कि देखिए कि जो भारतीय सरकार आज़ादी के बाद जो है भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के जो उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करना, ठीक है, यानी कि अपने जो उत्पादन को ज़्यादा महत्व देना। देखिए, देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अनिवार्य माना गया। 1950 और 60 के दशक की बात करें तो उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए क्या हुआ कि भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एटसेट्रा, नॉट दैट ऑल डेवलप कंट्रीज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोल के आयात की ही अनुमति दी। और ये भी देखा गया कि विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। ठीक है, आगे देखिए इसमें स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम far-reaching change in policy were made in India. The government decided that the time had come for Indian producers to compete with producers around the globe. It felt that competitions would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. This decision was supported by powerful international organizations. यानी कि इसमें क्या बताया कि जब भारत में करीब 1991 के शुरुआत से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए और सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। उसने यह भी महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उनको उनकी कमियों का एहसास होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में समर्थन मिला। आगे देखिए, 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू लार्ज एक्सटेंट. This meant that goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here. यानी कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया था। इसका मतलब ये है कि वस्तु का आयात निर्यात जो है आसानी से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। ठीक है, आगे देखिए।
Removing barriers or restrictions set by the governments is what is known as liberalizations. With liberalization of trade, businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal. यानी कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना गया? लिबरलाइजेशन के नाम से, यानी कि उदारीकरण के नाम से जाना गया। ठीक है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। यानी कि व्यापार के उदारीकरण से जो व्यवसायी हैं उनको मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली। वह स्वतंत्र होकर के अपना निर्णय ले सकते हैं और वे क्या करेंगे कि वे क्या आयात और निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम कंट्रोल करती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। आगे देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज सपोर्टेड बाय सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मफुल। देयर शुड बी नो बैरियर्स। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री। ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज। यानी कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया कि ठीक है ये उदारीकरण का रास्ता, और इन संगठनों का मानना था कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। ठीक है, कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बैरियर्स नहीं होने चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, मतलब सरकार को इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसको बोलते हैं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। WTO एस्टैब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड सी दैट दीज रूल्स आर ओबेड। As on July 2016, nearly 165 countries of the world are currently members of the WTO। यानी कि इसमें क्या बताया कि विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और इन नियमों का पालन हो ऐसा वो देखता है। वर्तमान में क्या हुआ कि विश्व के 165 देश विश्व व्यापार संगठन जुलाई 2016 के सदस्य हैं। ठीक है, दो WTO is supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers. On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debates on trade in agriculture products. विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, यानी कि उदारीकरण की जो सुविधा देता है, और परंतु व्यवहार में देखा गया है कि भाई विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। यानी कि अभी भी बैरियर्स का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए उनको मजबूर किया है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखें कि कृषि उत्पादकों के व्यापार पर वर्तमान में बहस चल रही है। आगे देखिए, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए इसमें डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। जैसे हमने इसमें देख सकते हैं कि जो भारत में अधिकांश जो रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद हैं इनका महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में क्या हुआ कि विकसित देश जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत जो कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धनराशि के कारण ही अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। ठीक है, अधिशेष कृषि उत्पादकों को दूसरे देशों में बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है और इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा है और आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड? क्या यह मुक्त और न्यायसंगत व्यापार है? आगे देखिए, इसमें देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव।
In the last 20 years, globalization of the Indian economy has come a long way. What has been its effect on the lives of people? Let us look at some of the evidence. यानी कि पिछले 20 सालों की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने लंबी दूरी तय की है. इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसमें हम कुछ प्रमाण देखते हैं. ठीक है, सम एविडेंस मतलब प्रमाण. Globalization and greater competition among producers, both local and foreign producers, has been of advantage to consumers, particularly the well-off sections in the urban areas. There is greater choice before these consumers who now enjoy improved quality and lower price for several products. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than was possible earlier. Among producers and workers, the impact of globalization has not been uniform. यानी कि वैश्वीकरण और उत्पादक स्थानीय और विदेशी देश दोनों के बीच में एक बड़ी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है. ठीक है, इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से ही अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों की अधिक गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं. ये लोग पहले की तुलना में आज ज़्यादा अच्छा जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं. उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है. ठीक है, जब हम बात करें कि मोस्टली एमएनसी हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 years, which means investing in India has been beneficial for them. MNC has been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food, or services such as banking or urban areas. These products have a large number of well-off buyers. In these industries and services, new jobs have been created. Also, local companies supply raw materials, etc. to these industries have prospered. यानी कि पिछले 20 दशकों की बात करें तो हम कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में बढ़ोतरी की है, जिसका मतलब है कि भारत में निवेश करना उसके लिए लाभप्रद रहा है. बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेल फोन हैं, मोटर गाड़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं, ठंडे पेय पदार्थ हैं, जंक फूड है और बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है. इन उत्पादों के अधिकांश जो खरीदार हैं संपन्न वर्ग के लोग हैं. यानी कि इसमें क्या बताया कि भाई इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं. साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं. ठीक है, प्रॉस्पेरस हुई हैं. आगे देखिए. Secondly, several of the top Indian companies have been able to benefit from the increased competitions. They have invested in newer technology and producing methods and raised their production standards. Some have gained from successful collaborations with foreign companies. यह एक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से कंपटीशन से लाभान्वित हुई हैं और इन कंपनियों में जो नई नई टेक्नोलॉजी उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है उसने. ठीक है, रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स और कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है. ठीक है, आगे देखिए. Moreover, globalization has enabled some emerge as multinational themselves. Tata Motors, Automobiles, Infosys, IT, Ranbaxy, Medicines, Asian Paints, Sundaram Fasteners, Nuts and Bolts are some Indian companies which are spreading their operations worldwide. यानी कि इससे भी आगे जो वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के लिए योग्य बनाए हैं. टाटा मोटर्स यानी कि मोटर गाड़ियाँ, इन्फोसिस IT, रेनबैक्सी दवाइयाँ, एशियन पेंट्स पेंट बनाते हैं, सुंदरम फॉर्सनर्स नट और बोल्ट बनाती. कुछ ऐसी भारतीय कंपनी हैं जो विश्व स्तर पर अपने एक्टिविटीज़ का प्रसार कर रही हैं. ठीक है, आगे देखिए. ग्लोबलाइजेशन हैज़ आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT in information technology. The Indian company producing a magazine for the London-based company and call centers are some examples. Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. यानी कि वैश्वीकरण ने सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सर्जन किया है. भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके एग्जाम्पल हैं. इसके अलावा आंकड़ा प्रविष्टि यानी कि डाटा एंट्री, लेखाकरण, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क यानी प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग यानी जैसे कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं. आगे देखिए. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आगे देखिए. इसमें देखिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स कम्पीट और पैरिश यानी कि छोटे उत्पादक में प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ. ठीक है,
राइजिंग कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अगर कंपटीशन में आप कॉम्पिटिटर हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप ही नष्ट हो जाओगे, यानी कि पीछे हट जाओगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो कंपटीशंस एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सस्टेंशियली change the lives of workers faced with growing competitions. Most employers these days refers to employ workers reflexively. This means that workers jobs are no longer secure. यानी कि वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने क्या किया कि श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हुआ कि अधिकांश जो नियोक्ता हैं इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। ठीक है, और श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो सुनिश्चित कैसा होगा, ज़्यादा डिमांड होगी तो ज़्यादा रोजगार मिल जाएगा लोगों को, ज़्यादा श्रमिक रख लेंगे, और जब कम जो है काम होगा तो क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है वर्क में, सुनिश्चित काम नहीं है। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे large MNC in the garment industries in Europe and America order their products from Indian exporters. These large MNC with a worldwide network look for the cheapest goods in order to maximize their profits. To get these large orders, Indian garments export try hard to cut their own cost, as cost of raw materials cannot be reduced. Exporters try to cut labor cost. Where earlier a factory used to employ workers on a permanent basis, now they employ workers only a temporary basis, so that they do not have a pay workers for the whole years. Workers also have to put in very long working hours and work night shift on a regular basis during the peak session. Wages are low and workers are forced to work overtime to make both ends मीट। यानी कि अमेरिका और यूरोप में जो वस्त्र उद्योग की जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं। विश्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ी जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। ठीक है, बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक अपनी लागत कम करने की बहुत कोशिश करते हैं। कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती है। नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते हैं, वहीं वे अस्थायी रोजगार देते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को स्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वही अब क्या करते हैं, अस्थायी रोजगार देते हैं, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। ज़्यादा मांग होती है तो नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है। श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें While this competition among the garments exporters has allowed the MNC to make large profits, workers are denied their fair shares of benefits brought about by globalization. देखिए वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को उसका हिस्सा नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। आगे चलिए इसमें देखिए हम एक गारमेंट वर्कर्स के बारे में, कपड़ा श्रमिक के बारे में भी पढ़ेंगे। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्याता उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष तक काम किया। जब एक स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि और अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगनी मजदूरी की हकदार थी वो। जब 1990 में क्या हुआ कि 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई और 6 माह तक उसको रोजगार की तलाश करने के बाद उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूरी पर जो है रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। पहले सप्ताह के 7 दिनों सुबह 7:30 से घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है कि उस दिन की मजदूरी का नहीं मिलना। ठीक है, और अब कोई भी अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसे घर के जो नज़दीकी फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वो कम वेतन भी देते हैं। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे Conditions of work and the hardship of workers described above have become common to many industrial units and services in India. Most workers today are employed in the unorganized sectors. Moreover, increasingly conditions of work in the organized sectors have come to resemble the unorganized sectors. Workers in the organized sectors such as Sushila no longer get the protections and benefits that they enjoy earlier. यानी कि जब हमने उपरोक्त परिस्थितियां देखी तो श्रमिकों की कठिनाइयां हैं भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में एक मामूली सी बात हो गई है। ठीक है, अधिकांश जो श्रमिक है असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। यही नहीं कि जो संगठित क्षेत्र में कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान ही देखी जा सकती हैं और होती भी जा रही हैं। संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं जैसे सुशीला, अब कोई संरक्षण और लाभ उसको नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। ठीक है,
आगे देखिए इसमें द स्ट्रगल्स फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। द अबव एविडेंस इंडिकेट दैट नॉट एवरीवन हैज बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। On the other hand, there are many people who have not shared the benefits। यानी कि ये जो एविडेंस देखी हमने, ये जो प्रमाण देखे, इसे वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का उपयोग किया है। दूसरी ओर देखा जाए तो अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है। ठीक है, आगे देखिए, सिंस ग्लोबलाइजेशन इज नाउ अ रियलिटी, द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। फेयर ग्लोबलाइजेशन शुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर। यानी कि वैश्वीकरण में एक सच्चाई है। वैश्वीकरण को अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? न्यायसंगत वैश्वीकरण, देखिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी कि न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और ये सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबको बेहतर हिस्सेदारी हो। ठीक है, आगे देखिए इसमें फेयर ग्लोबलाइजेशन जिसको कहा गया है न्यायसंगत वैश्वीकरण। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल्स इन द कंट्री। यू हैव रीड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट्स कैन इंश्योर, आगे देखिए इसमें, दैट लेबर लॉ are properly implemented and the workers get their rights. It can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete. If necessary, the governments can use trades and investment barriers. It can negotiate at the WTO for fairer rules. It can along alliance with other developing countries with similar interest to fight against the domination of developed countries in the WTO. यहाँ पे क्या बताया गया है? देखिए कि जो सरकार है इसे संभव बनाने में अपना बहुत ही अच्छा रोल निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि क्या कर सकते हैं, देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, और आपने सरकार द्वारा दिए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा होगा। फॉर इंस्टेंस, द गवर्नमेंट कैन टेक इंश्योर, ठीक है, कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है। जैसे सरकार क्या करती है, ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, उस समय तक मदद कर सकती है जब तक कि वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो। देखिए इसमें क्या बताया कि छोटे जो श्रमिक हैं, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक जो है कानूनों का उचित इम्प्लीमेंट हो और जो है श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। छोटे उत्पादकों को उनकी परफॉर्मेंस के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए यानी कि कंपटीशन के लिए सक्षम न हो जाएं। ठीक है, और ये भी ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, और इसमें इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज with similar interest to fight against the domination of the developed countries in the WTO। ठीक है, in the WTO यानी कि फेयर रूल्स की बात है कि न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितोशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। आगे देखिए इसमें, in the past few years massive campaigns and representation by people's organizations have influenced important decisions relating to trade and investment at the WTO. This has demonstrated that peoples also can play an important role in the struggles for fair globalization। यानी कि पिछले कुछ वर्षों में बड़े अभियान और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित जो है महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं और ये भी शो किया है कि जनता की जो है न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि फेयर ग्लोबलाइजेशन, जनता भी जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन के संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।